बच्चों आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 6 से सभी प्रश्नों के हल देखेंगे। तो पहला पहला प्रश्न लिखा हुआ है। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न है अपना, पद साहित्य से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न है, पद साहित्य से आप क्या समझते हैं। बच्चों इसका आंसर ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन है पद साहित्य से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन पूरा इसका आंसर सही है लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की दो विशेषताएं बच्चों ये लिखी हुई हैं, भक्ति काल की दो विशेषताएं। तो आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है छायावाद की दो विशेषता। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है छायावाद की, सॉरी हाँ, जो भक्तिकाल की विशेषता हो गई, अब लिखा है छायावाद की विशेषता बच्चों, या फिर भक्तिकाल की विशेषता बच्चों यहाँ से भी लिख सकते हो। ये भी भक्तिकाल की ही विशेषताएं हैं, ये भी भक्तिकाल की विशेषता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। बच्चों छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, तो बच्चों छायावाद की प्रमुख विशेषताएं ये लिखी हुई हैं, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। तो आप यहाँ से भी नोट करके लिख सकते हो, ये छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 4 पर क्वेश्चन लिखा हुआ है भक्ति काल के दो कवियों के नाम। नंबर नेक्स्ट है भक्ति काल के दो कवियों के नाम प्रत्यय की रचना सहित लिखिए। तो बच्चों देखो भक्ति काल के दो कवियों के नाम ये लिखे हुए हैं नीचे ना, भक्ति काल के दो कवियों के नाम, भक्ति काल के कवियाँ ये लिखे हैं, भक्ति काल नाम इनकी रचना लिखी हैं। तो मीराबाई लिखा है, यानी तुलसीदास रामचरित मानस विनय पत्र का, और मीराबाई लिखी राग गोविंद ये लिखे हैं। आप यहाँ से ये वाला एक दो ये वाला लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है छायावाद के दो कवियों के नाम। तो बच्चों छायावाद के दो कवियों के नाम, ये रचनाएं ये सब लिखी हुई हैं, छायावाद के दो कवियों के और उसके रचनाएं। आप यहाँ से कोई भी दो कर सकते हैं, कोई भी दो कर लेना, चाहे फर्स्ट कोई दो पूछा है केवल दो कोई भी कर लेना है अपन को। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, उद्धव द्वारा भगवान गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में व्यंग निहित है। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में व्यंग निहित है। तो ये आंसर लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ से अपन यहाँ से लिख सकते हो, सारा क्वेश्चन यहाँ से लिख सकते हो बच्चों। ठीक, यहाँ पर आंसर है, स्क्रीनशॉट लो और आप यहाँ पे एक तरह से नोट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन है सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं, सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं। और क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, तो सूरदास की काव्यगत विशेषताएं ये लिखी हुई हैं बच्चों, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं यहाँ से अपन लिख सकते हैं, सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 8 है सूरदास जी का भावपक्ष लिखते हुए दो रचनाएं। तो सूरदास जी का भावपक्ष लिखते हुए दो रचनाएं, तो बच्चों ये दो रचनाएं लिखी हैं बहुत सारी, आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं, चाहे सूरसागर सूरशाला वाली साहित्य, इतनी रचनाएं लिखी हुई हैं, आप इनमें से कोई दो रचनाएं लिख सकते हो। और भावपक्ष बच्चों यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये भावपक्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भावपक्ष लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन और बच्चों, और फिर लिखा है सूरदास जी महाकवि सूरदास जी का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। तो बच्चों साहित्य में स्थान सूरदास जी का ये लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर एक कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 वाला 9 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का है बच्चों, 9 का आप ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 9 का है आंसर ये वाला। तो अब यहाँ से लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 का सारा आंसर ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का लिखा हुआ है। और बच्चों इससे पहले आपको बता दें, जो क्वेश्चन नंबर सूरदास जी की रचनाएँ, काव्यगत रचनाएँ, काव्यगत विशेषताएँ, जो सारी चीज़ें पूछी गई हैं वो सूरदास जी की बच्चों यहीं से पूछी गई हैं। आप यहाँ से भी आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, आप यहाँ से भी नोट करके लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से भी नोट करके लिख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसी में दी हुई हैं। देखो दो बच्चों रचनाएँ भी दी हैं, काव्यगत विशेषताएँ भी दी हैं, है ना, भावपक्ष भी दिया है, कलापक्ष भी दिया है और साहित्य में स्थान भी दिया है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के क्वेश्चन इसमें है, यानी क्वेश्चन नंबर 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तीनों के आंसर इसी में बच्चों एक में। यहाँ पर ये वाला याद कर लेना और सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक ये वाला याद कर लेना, यानी 7 क्वेश्चन हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा और क्वेश्चन 9 भी हो जाएगा, यानी रचना भी हो जाएंगी, काव्यगत विशेषता भी हो जाएंगी, भावपक्ष भी हो जाएगा, कलापक्ष भी हो जाएगा, साथ में स्थान भी हो जाएगा। अब काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो काव्यगत विशेषताओं बच्चों आप कोई भी यहाँ से एक आ बा सा लिखा है, ये 3 लिख देते, या कलापक्ष भावपक्ष दोनों ही आ रही है काव्यगत विशेषताओं में, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों देखना,
10, 11 है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है, तो क्वेश्चन नंबर अगला में क्या लिखी हुई है बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला में बुलाया 10 वाले में दिखाया गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाएं। तो बच्चों गोस्वामी तुलसीदास की रचना पूछा है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं पूछी हैं। तो रचनाएं देखो आप यहाँ पे लिखी हुई हैं, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप कोई भी रचना ले सकते हैं। देखो रामचरितमानस है, एक तो ये वाली है, दोहावली, कवितावली, या अलग अलग रचना लिखी हैं। आप यहाँ से 2 लिख सकते हैं, जो उनसे बहुत सारी रचना लिखी हुई हैं बच्चों, बहुत सारी रचना यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर आती है काव्यगत विशेषता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यानी काव्य भावपक्ष हिंदी में साहित्य में स्थान या काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताएं बच्चों यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप यहाँ से भी पॉइंट बना के लिख सकते हो, भावपक्ष कलापक्ष में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, काव्य के भावपक्ष यानी भावपक्ष पूछा है। तो बच्चों भावपक्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, काव्य का भावपक्ष पूछा है तो भावपक्ष ये लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। और साहित्य में स्थान, तो बच्चों साहित्य में स्थान भी कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, यानी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये दोनों कुछ आंसर, इस दोनों के आंसर हैं बच्चों। यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हैं। जो भी पूछा गया है 10 और 11 में वो सब लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आता है जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं। तो अगला क्वेश्चन आता है जयशंकर प्रसाद का। तो बच्चों ये लिखा हुआ है, देखो अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद जी का। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, काव्यगत विशेषता भी आ गई, काव्यगत विशेषता भी आ गई जयशंकर प्रसाद जी। बच्चों काव्यगत विशेषताएं ये लिखी है, काव्यगत विशेषताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है भावपक्ष। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में भावपक्ष लिखा हुआ है, तो भावपक्ष भी आ गया, देखो भावपक्ष भी इसमें लिखा हुआ है, काव्यगत विशेषता भावपक्ष भी आ गया। और क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान। तो हिंदी साहित्य में स्थान आ गया, साहित्य में स्थान आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 12, यानी क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, यानी 14, ठीक है बच्चों। इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब इसी उसमें छिपा हुआ है, यानी सब इसी में है बच्चों, सब इसी में, इतने में सारा सब कुछ है। तो आप इसको लिख सकते हैं, कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। रचना पूछा है, ऊपर रचनाएं लिखी हुई हैं, रचना पूछी गई यहाँ पे रचनाएं लिखी हुई हैं, आप रचना तो लिख सकते हैं। फिर काव्यगत विशेषताएं, भावपक्ष भी लिख सकते हैं, कलापक्ष भी लिख सकते हैं, साहित्य में स्थान भी लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है निराला के काव्य का भावपक्ष कलापक्ष लिए। तो बच्चों निराला के काव्य का है सूर्यकांत, तो निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के भी लिख सकते हैं अपन बच्चों। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही लिखा हुआ है, देखो रचना भी लिखी है, भावपक्ष कलापक्ष दिया है, तो भावपक्ष कलापक्ष भी दिया है। अगला नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 निराला की 2 रचना साहित्य में स्थान। तो निराला की रचना यहाँ पे लिखी हुई, ऊपर आप कोई भी 2 रचना लिख लीजिए और साहित्य में स्थान बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर हो गया ये वाला 14, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ से लिख सकते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, सॉरी 14 नहीं है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 15 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16, क्वेश्चन नंबर 16, यानी क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के आंसर हो गए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 के जवाब इसी में आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 आता है उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो बच्चों उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, ये आंसर अपना लिखा हुआ है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ है उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा आंसर लिखा हुआ है, यानी उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई है। और सारा जवाब यहाँ पर लिख सकता है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, बहुत ही सुंदर छोटा सा जवाब जो आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 लिखा हुआ है गोपियों के किन उदाहरण से उद्धव को लाने दिए, यानी गोपियों ने किन उदाहरणों से उद्धव को लाने दिए हैं बच्चों। तो गोपियों ने किन उदाहरणों से उद्धव को लाने दिए, तो वो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है बच्चों, गोपियों ने इन किन उदाहरणों से उद्धव को लाने दिए हैं। तो ये लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ से अपन नोट कर सकते हैं, सारा कुछ सब कुछ लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अपन ये लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, क्योंकि हम सारे पूरा प्रश्न बैंक पढ़ाने वाले हैं, मैथ का भी सोल्यूशन कराने वाले हैं, सारे वीडियो आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन है देखो उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। तो बच्चों यहाँ से भी अपन क्वेश्चन ये आंसर अपन लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, यहाँ से अपन लिख सकते हैं बच्चों, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो ये भी आंसर कर सकते हैं, यहाँ से अपन लिख सकते हो, ठीक है बच्चों।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो, मर्यादाना लही के माध्यम से। तो बच्चों मर्यादाना लही के माध्यम से क्वेश्चन इसका ये लिखा हुआ जवाब, मर्यादाना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में रहने की बात कही जा रही है। तो ये बच्चों ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप इसका देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20 है ये, क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 है, 20 अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है बच्चों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर लिखा है कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला 22 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये आप यहाँ पे लिखना। 22 क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो बच्चों गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो ये भी बहुत छोटा सा जवाब है, आप इसको नोट कर सकते हैं बहुत जल्दी। हाँ बच्चों, और वीडियो को शेयर जरूर करो, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक और कमेंट करके जरूर बता दो वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण के दंत के टूट जाने का कौन से तर्क दिए। तो बच्चों यहाँ पे दिए हैं, तो जो तर्क दिए हैं तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, कोई भी 2 तर्क आप लिख देना, कोई भी दो लिख दो इसमें से, क्योंकि 2 नंबर का आने वाला है, 2 नंबर का आने वाला है, कोई एनी 2 यानी कोई भी 2 यहाँ पे इसमें से याद आप कर सकते हैं, कोई भी 2 जो से अपन को अच्छे से याद हो जाए। यानी ये हो सकता है दूसरा तीसरा वाला छोटा है, तो आप ये वाला याद कर लो, कोई भी 2 इससे याद कर देना। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपने लिख लिया। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, देखो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो बच्चों लक्ष्मण की वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं, विशेषताएं यहाँ पे बहुत सारी विशेषता बताई गई हैं, एक ये बताई है, ये 2, तो यहाँ पे अपन कोई भी 2 याद कर सकते हैं, कोई भी 2 याद कर लो। एक क्वेश्चन लिखे, आंसर लिखे है, कोई भी इसमें से कोई भी यानी 2, कोई भी 2 याद कर लो, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो बच्चों क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो सारा जवाब ये लिखा हुआ है अपना, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं, आपको दिख रहा है। तो अवधी भाषा मुख्यतः मतलब कहाँ पर बोली जाती है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश के इलाकों, गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या में क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में यही लिखा हुआ है, आप क्यों लिखा है, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। तो आपने लिखा है जयशंकर प्रसाद की बात हुई है, जयशंकर प्रसाद क्वेश्चन में लिख दिया है। देखो यहाँ पे वो सब आंसर में लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद, तो क्वेश्चन यही है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं इसको भी। ठीक है बच्चों, कब आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं कभी ऐसा क्यों कहता है। तो क्वेश्चन ये है, कभी ऐसा क्यों कहता है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में कभी अभी समय नहीं, कभी ऐसा क्यों कहता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको नोट कर लो क्यों। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, संदर्भ में सारा जवाब यही है बच्चों। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, यही अपना पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ आत्मकथा सुनने के संदर्भ में कवि की बात हो रही है बच्चों, तो जो कवि है, तो कवि कौन है इसमें, कवि अभी बताया गया है, कवि कौन है, कवि है जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है, आप याद रखना। यहाँ कवि की जगह पे आपको जयशंकर प्रसाद भी लिख के आ सकता है बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो स्मृति को पाथे बनाने में कवि प्रसाद जी का क्या आशा है। तो स्मृति को पाथे बनाने में, देखो बच्चों ये लिखा है, स्मृति को पाथे बनाने में कवि का क्या आशा है। तो ये क्वेश्चन जवाब लिखा हुआ है, स्मृति बनाने में कवि का क्या आशा है, तो ये जवाब लिखा हुआ है, आप यहाँ से फुर्ती में नोट कर सकते हैं। स्मृति बनाने में कवि का क्या आशा है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टार भी लगा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो रोक करके आराम से पढ़ के भी देखते रहे, बहुत सरल भाषा में बताया गया है, बहुत सरल में। अगला क्वेश्चन है, निराला बादलों की फुहार। अगला क्वेश्चन है, निराला बादलों की फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गिरने के लिए कहते हैं क्यों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो तो यहाँ पर आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है
29 यानी 29 क्वेश्चन नंबर 29वां है। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, आप ठीक से पढ़ के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब है। अब देखते हैं, आपको सारे क्रम बाई क्रम क्वेश्चन है, सारे क्रम बाई क्रम है, तो आप इसमें देखते रहना, सारे क्रम बाई क्रम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा है बच्चों। तो कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, इसका जवाब ये लिखा हुआ है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, तो ये लिखा हुआ है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा है, तो आप इसको भी नोट कर लेना, ये जवाब है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, कवि की आंखें इस फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। अगला देखो 31वां क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, 31वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, 31वां क्वेश्चन का जवाब लिखा हुआ है बच्चों। तो आप देख सकते हैं, यानी उत्साह कप्तान बादल किन किन अर्थों को संकेत कर रहा है। तो आप इसमें से इनमें से कोई एनी टू कोई भी दो लिख सकते हैं बच्चों, कोई भी दो लिख सकते हैं, जो भी अपन को अच्छा लगे वो कोई भी दो लिख। अपन इसमें 5 लिखे हुए हैं, आप कोई दो इनमें से लिख लेना, ठीक है बच्चों। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 32, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। तो ये लिखा हुआ है, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। तो इसका जवाब ये लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारा जवाब लिखा हुआ है, कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। हाँ, आप पेन पेपर लेके बैठे ही लिखते जरूर जाइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। अगला क्वेश्चन है देखो, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो बच्चों क्वेश्चन ये लिखा है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो ये वाली क्वेश्चन भी ये लिखा है, फागुन बसंत ऋतु आती है, इस समय पेड़ पौधे हरे पत्ते रंग बिरंगे, यानी क्या है, फागुन में बसंत ऋतु होती है तो पेड़ पौधे सब हरे भरे फूल दिखते हैं, भींगी भींगी है ना, भीनी भीनी सुगंधित हवा चलती हैं चारों ओर से। तो ये लिखा हुआ है बच्चों, आप इसको देख सकते हैं, आप यहाँ से लिख भी सकते हैं इसको नोट करके, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, गिरजा कुमार माथे ने कठिन रात को पूजन की बात कही है। तो बच्चों देखो, इसमें कवि की बात, उसमें गिरजा कुमार माथे लिख रही है, तो बच्चों यहाँ कवि की जगह पे या कवि की जगह गिरजा कुमार माथुर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं आपके इस जब आंसर में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कवि गिरजा कुमार माथुर। कवि का मतलब क्या है, कवि के बाद गिरजा कुमार माथुर सही है बच्चों, ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो आप ये वाले क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 34वां, एक क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, ठीक, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है, छाया शब्द के समय छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, एक क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 आप लिख सकते हैं, इतना ही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का, आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, यानी मृग तृष्णा किसे कहते हैं बच्चों। तो मृग तृष्णा का सारा जवाब ये लिखा हुआ है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, तो ये लिखा हुआ है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, छाया मत छूना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, क्या लिखा है, छाया मत छूना। तो बच्चों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, छाया मत छूना, है ना, कविता में दुखों को व्यक्त कीजिए, है ना, ये लिखा हुआ है। तो छाया मत छूना बच्चों, ये कविता लिखी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, छाया मत छूना, ठीक है बच्चों, है ना। आप यहाँ से कोई भी दो लिख लेना, कोई भी दो लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का आएगा, कोई भी दो लिख लेना, यानी एनी टू, ठीक है बेटो, एनी टू, ठीक है, कोई भी दो लिख लेना बच्चों अपन को, ठीक, यहाँ पे लिख लिया, छाया मत छूना, ठीक बच्चों, आप रोक के भी देख सकते। अगला क्वेश्चन है 38वां देखते हैं, माँ ने ऐसा क्यों कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो बच्चों क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, माँ ने ऐसा क्यों कहा, अपने विचार में माँ अपनी लड़की से कहती है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो वही क्वेश्चन है जो आप बता रहे हैं, वही क्वेश्चन है, देखो थोड़ा आपको इसमें घुमा के रख दिया है, थोड़ा सा और कुछ नहीं है। देखो, अपने विचार में माँ ऐसा क्यों कही, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। देखो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो आपको क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, देखो ये लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। तो बच्चों ये लिखा हुआ है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। ये लिखा है आग रोटियां, तो ये पहला वाला क्वेश्चन किस संग, ये वाला नहीं बताया गया आपको, ये वाला नहीं बताया गया है, आप इसको क्वेश्चन ना लिखें, ठीक है, जो ये वाला नहीं बताया गया। अब क्या बोला गया है, आग रोट सही नहीं लेंगी तो खा वाला बोले यार, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझाए, ये वाला बोला गया है। आप चाहें तो दोनों भी याद कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, तो दोनों भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो आपको प्रश्न बैंक में दिया हुआ है वो ये लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर खवा लिखा है, तो इसका जवाब ये सब ये होता है बच्चों, यहाँ से अपने इतना छोटा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 40 पे, माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूजी
माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। तो बच्चों इसका जवाब ये लिखा है, माँ को अपनी अंतिम बेटी पूंजी क्यों माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है बच्चों। तो ये लिखा हुआ है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरिटी समझाया है मैंने, बिल्कुल क्लियरिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़। आप इसको वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बता दें। अगला वीडियो चाहिए तो वो भी आपको बताएं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप हमको बता सकते हैं कमेंट करके, तो आपको पीडीएफ भी डायरेक्ट दे सकते हैं, इसका पीडीएफ ही। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 है और लास्ट बचा हुआ है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। तो बच्चों ये लिखा हुआ है, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, आप इसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं, कोई भी दो लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आपको अच्छे से याद हो जाए, सरल लगे आपको, वो आप याद कर देना। कोई भी दो, क्योंकि 2 नंबर का आएगा तो 2 ही पूछे जाना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक, हाँ, और इससे पहले आपने जो क्वेश्चन नंबर सारे प्रश्न बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में ओटी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, उनका सत्य सत्य सही जोड़ियाँ, रिक्त स्थान हैं, और एक वाक्य में उत्तर है ना, जो सारे जवाब उसके दे दिए हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख लें। ठीक है बच्चों, वो भी इसका लिंक कहाँ से देखेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, तब तक जय हिंद। बच्चों अब आते हैं निम्नलिखित पदांशों के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। बच्चों यानी भावार्थ लिखिए, भावार्थ को अपन व्याख्या भी बोल सकते हैं। तो पहला तो ये लिखा हुआ है बच्चों, पहला लिखा है उदो तुम अति बड़भागी हो। तो पहला ये वाला लिखा हुआ है अपने प्रश्न बैंक में। तो बच्चों देखो इसका सारा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पे लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। पहले ये लिखा हुआ है देखो संदर्भ लिखा हुआ है, पहले बच्चों संदर्भ लिखा हुआ है, फिर प्रसंग लिखा हुआ है, ये संदर्भ लिखा हुआ है बच्चों, संदर्भ फिर प्रसंग फिर व्याख्या, इस सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सारी चीज़ दी हुई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये दिया हुआ है तो यहाँ से अपन यहाँ से आप लिख सकते हैं सारा सब कुछ। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे उसको याद भी कर लेना, आपको अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे हरे हालल लकड़ी। तो बच्चों अगला अगला क्वेश्चन ये अगला वाला है हमारे हरे हालल की लकड़ी मनगरम चंदन। तो इसकी अब ये पूर्वानुसार लिखी है, यानी इसका मतलब ये है बच्चों जो अभी अपने देखा है तो वो भी अपन कर सकते हैं, ऊदो वाला जो उस संदर्भ वही लिखा है जो अपने अभी क्वेश्चन देखा था उसी की तरह अपन कर सकते हैं, संदर्भ उसी की तरह कर सकते हैं, बाकी सब ये लिखा हुआ है। संदर्भ जो भी वो लिख गए थे अपन जस्ट ऊपर देखा है वो वाला अपन लिख सकते हैं इसमें संदर्भ की जगह पे, यहाँ पे संदर्भ वही रहेगा बच्चों, संदर्भ वही रहेगा। तो आप यहाँ पे संदर्भ देखना, संदर्भ वही रहेगा, इसमें लिखा है ये पूर्वानुसार लिख दिया बच्चों। तो यहाँ पे संदर्भ जो अपन अभी जस्ट लिखे गए थे पिछले वाले में वही लिख देना है, संदर्भ ये लिखे गए थे संदर्भ, यही वाला संदर्भ आपको लिख देना है, ये वाला संदर्भ भी आपको लिख देना है बच्चों। ठीक, उसमें भी ठीक, ये वाला हो गया, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, इसको लिख लेना। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 3 वाले क्या कह रहा है, 3 पे देखते हैं अपन। नातु शंभु हरिभजन, यानी 3 वाला लिखा हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी अपन लिख सकते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए काव्य सुंदर, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ये 3 का लिखा हुआ है, कितने का 3 का, यानी 3 क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है, यानी नाथ समदंद भजन उसका वो 3 का दिया हुआ है, आप इसका लिख सकते हैं बच्चों। मैं 3 वाला नाथ शंभु धनु बजहारा हो ये लिखा हुआ है जो तुम्हारा, जो ये वाला लिख सकते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है बच्चों, वो ज़्यादा पूरा लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको लिख लिया। अब देखते हैं 4 पे क्या लिखा हुआ है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, है ना, अगला क्वेश्चन है। तो मधुप गुनगुना का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, मधुप गुनगुना कर लिख जाता ये वाला है, तो आप देख सकते हैं। तो अब देखो इसको अपन कैसे करेंगे, तो ये लिखी है संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं।
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। ठीक, आपको हम सारी हिंदी में सब कुछ बताने वाले हैं। अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है तो उसमें बताते हैं, तो आपको भी वैसे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगला है बादल गरजो घेर घोर गंगा धरोहरा। तो अगला क्वेश्चन है, उसका जवाब ये लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 का लिखा हुआ है, 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा हुआ है। ये 5 का लिखा हुआ है, उसका जवाब लिखा हुआ है 5 वाला। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका अपन लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा हुआ है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है अट नहीं रही। तो बच्चों जो अट नहीं रही, उसका ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं बच्चों। अट नहीं रही, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखी हुई है बच्चों। व्याख्या कोई बोलते हैं, यानी व्याख्या कोई क्या बोलते हैं, भावार्थ। व्याख्या कोई भावार्थ बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें, 7 पे लिखा हुआ है छाया मत छूना। तो छाया मत छूना क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों। एक चीज़ याद रखना, छाया मत छूना के जो लेखक हैं वो हैं, कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, यानी रचयिता गिरिजा कुमार माथुर हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना, यही प्रसंग में लिखा जाता है और ये हमेशा प्रसंग में रहता है, प्रसंग में भी रहता है बच्चों। देखो प्रसंग में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, गिरिजा कुमार माथुर, ये लिखा हुआ है गिरिजा कुमार माथुर, कवि गिरिजा कुमार माथुर है, तो ये भी लिखा हुआ है। तो ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या यानी भावार्थ को यहाँ पे बताया भी गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भावार्थ लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखा हुआ है भावार्थ, तो आप पे देख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, देखो छाया मत छूना। अगला क्वेश्चन है, माँ ने कहा, ये लिख लिया आपने। अगला क्वेश्चन है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे को मत सींचना, ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर अगला, अच्छा इसकी जो क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है 8, उसका ये 8 लिखा हुआ है, 8 का ये संदर्भ है बच्चों। आप इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, संदर्भ लिखा हुआ है, तो आप इसको संदर्भ को पहले लिख लीजिए बच्चों, संदर्भ को पहले लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 8 का है बच्चों, है ना, संदर्भ है। आप प्रसंग व्याख्या बच्चों आगे है, यह है प्रसंग, ये प्रसंग और व्याख्या लिखी हुई है बच्चों, प्रसंग और व्याख्या लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बच्चों आखिरी में बता दूं, और ये काव्य सौंदर्य लिखा हुआ है, काव्य सौंदर्य आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो कोई बात नहीं, नहीं भी लिख सकते हो, इसमें आपकी मर्जी, लिख सकते हो तो कोई बात नहीं, लिख सकते हो, अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे नोट कर लो जल्दी से जल्दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद बच्चों। हो गया, चलिए बच्चों।